नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर भी जो है नई नई खबरें सामने आ रही हैं। अब एक और नया अपडेट सामने आया है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए काम की बात है। दरअसल देखिए, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जिसको कि आप FNPO के नाम से जानते हैं, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों पर जो है महंगाई का बोझ कम करने के लिए अब एक और बड़ी मांग उठाई है। क्या है बड़ी मांग और नई मांग, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर। सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के शो में सबसे पहले बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों की नई डिमांड की, इसके बाद चर्चा करेंगे PF इंटरेस्ट रेट की और अंतिम में चर्चा करेंगे ईरान इजराइल वॉर की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, 8वें वेतन आयोग को लेकर जो है कहा जा रहा है कि नई नई खबरें आ रही हैं, नए नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। अब एक और नया डिमांड ये आ गया आफ्टर 3.25 फिटमेंट फैक्टर कि अब भाई जो बेसिक सैलरी है उसमें 50% जो DA वाला मामला है उसको मर्ज कर दीजिए। और ये आज की बात नहीं है सर, कहा जा रहा है इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि पिछले वेतन आयोग में जब बनी थी बात तो उस समय कहा गया था कि उस समय मर्ज कर दिया गया था, बाद में इसको जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि चलिए भाई इसको फिर से मर्ज कर दीजिए, हमको अच्छा खासा फायदा मिल जाएगा। कहा जा रहा है 66% के आसपास जो है वेतन पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ओवर टू यू, क्या है ये खबर, समझाइए। नहीं, देखिए, नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन FNPO ने एक पूरा मांग पत्र जो है, डिमांड की लिस्ट अपनी जो है वो भेज दी है। और बड़ी बात यहाँ विशाल ये है कि ये डिमांड लेटर जो है या ज्ञापन जो है वो सीधा सीधा जो 8वां वेतन आयोग है उसकी चेयरपर्सन जो है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, उनको एड्रेस किया गया, उनके पास भेजा गया। यानी एक जो कर्मचारियों का संगठन है, जहाँ अभी चर्चा का दौर चल रहा, जहाँ एक कॉमन मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर अभी 25 तारीख को बैठक हुई, उस रास्ते को न अपनाकर एक दूसरे रास्ते के जरिए सीधे 8वें वेतन आयोग को अपनी मांग भेजी गई है। तो ये एक बड़ी बात है जिसको मैं थोड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ। बाकी जो बात है कि 50% DA को जो है मर्ज किया जाए जो बेसिक पे में, ताकि बेसिक पे बढ़ सके, तमाम तरह की इस पूरी जो डिमांड की गई है उसमें तर्क दिए गए हैं। कहा गया है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ी है, जिस तरह से देरी हो रही है, उस सब के चलते हुए इसको विशाल मर्ज करना जो है ज़रूरी है। और अगर ऐसा किया जाता है, मान लीजिए अगर सरकार ये मांग पूरा करती है, तो जैसा आपने बताया लगभग 60% से, मतलब 60% के करीब सैलरी केंद्र सरकार के जो पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी हैं उनकी जो है बढ़ सकती है। चलिए सर, 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है सर, तो NCJCM के जो कन्वीनर साहब हैं शिव गोपाल मिश्रा साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसके भी जो की टेक अवेज थे वो हमारे मनी सेंट्रल के व्यूवर्स को जो है प्लीज़ एड्रेस करिए, समझाइए क्या क्या बातें उनसे निकली सर। नहीं, बिल्कुल, अभी हम लोगों ने एक आपने अच्छी बातचीत की शिव गोपाल मिश्रा जी से, और तमाम उन्होंने बिंदु बताए विशाल की 25 तारीख की जो बैठक हुई उसमें क्या हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि आगे क्या होगा, जो सवाल हैं उसको भी उन्होंने बताया कि आखिर क्या सवाल पूछे गए, क्यों पूछे गए हैं, क्या जो मीटिंग हुई उसमें किसी तरह की कंसेंसस बना पाए जो संगठन है NCJCM, वहाँ पे कोई कंसेंसस बन पाया, क्या जो मेमोरेंडम जाएगा वो एक कंसेंसस के साथ जाएगा, क्या जो DA मर्ज होना चाहिए, क्या फैमिली यूनिट बढ़नी चाहिए, फिटमेंट फैक्टर का क्या होगा, ऐसे तमाम जो है वो सवालों के जवाब दिए हैं उन्होंने। और इस पूरी जो बातचीत को जो है हम लोग ठीक जो है होली के एक दिन पहले उसको 3 तारीख को मनी 9 के YouTube पे तमाम दर्शक इसको देख पाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, तमाम जो दर्शक हैं उनके लिए बड़े काम की, सारे सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। सारे सवालों के जवाब दिए हैं और खुलकर बात यहाँ पे उन्होंने की है। और सबसे अहम बात आपसे समझना चाहेंगे सर कि पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जब मैंने उनसे प्रश्न पूछा तो उस पर भी बड़ा सकारात्मक उनका रुझान रहा। कहे कि अगर मिल जाए तो बड़ा बेहतर है, क्योंकि लंबे अरसे से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो बड़ा अच्छा होगा, कर्मचारियों के हित में होगा। तो इस पर कुछ ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल, UPS को लेकर, और देखिए पहले जब हम लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि OPS की बहाली जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लीजिए। लेकिन आज उनका तर्क ये है कि हम लड़ाई इसके लिए लड़ रहे हैं, और अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो ये बहुत अच्छी जो है वो बात हो सकती है। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपकी सैलरी से PF कटता है तो ये खबर जो है सीधे आपकी जेब और भविष्य से जुड़ी हुई है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उनकी अगुवाई में हुई जो है EPFO की अहम बैठक में करोड़ों कर्मचारी के हक में
कई बड़े फैसले लिए गए। और चूंकि सर मनी सेंटर में लगातार जो है हम लोग इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि देखिए आपके पीएफ के पैसे को लेकर जो है बड़ी खबर आने वाली है। अब सर आज मीटिंग हो गई, सीबीटी की मीटिंग थी, क्या की टेक अवेज जो है वहाँ से सामने आता हुआ दिख रहा है? क्या पीएफ पर जो मिलने वाला ब्याज है वह स्थिर हुआ है या कम करके देगी सरकार या बढ़ोतरी हुई है सर? नहीं, देखिए 2025-26 के लिए यानी मौजूदा फिस्कल ईयर के लिए सरकार ने आज जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो बैठक हुई है उसमें ब्याज दरों पे बड़ा फैसला ले लिया है। यानी आपके पीएफ पर 2025-26 में कितना ब्याज मिलेगा इसको लेके सरकार ने फैसला कर लिया। सरकार ने इसको फाइनल सरकार की तरफ से या ईपीएफओ की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। 8.25% का ब्याज रखा गया है, जैसा आपको इससे पिछले साल मिल रहा था। एक जो बात बार बार आ रही थी कि थोड़ी बहुत कटौती इस बार ब्याज में हो सकती है, क्योंकि मार्केट से लेकर जो बॉन्ड है या डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ पर भी रिटर्न जो है वो हल्के रहे हैं। ऐसे में आपको जो 8.25% का ब्याज है वो मिल पाना मुश्किल होगा। लेकिन आज सरकार ने उन तमाम जो आशंकाएं हैं उनको विराम लगा दिया। ईपीएफओ ने 8.25% के ब्याज की रिकमेंडेशन की है। और बड़ी बात यह है यहाँ पर कि ऐसे जो ग्लोबल लेवल पर जो अनिश्चितताएं चल रही हैं उस दौर में अगर 8.25% का ब्याज सरकार देने का ऐलान करती है, ईपीएफओ की तरफ से किया जाता है, तो ये लाखों करोड़ों जो 7-7.5 करोड़ जो पीएफ सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए एक विशाल बड़ी राहत की खबर है। जी, खबर ये भी आ रही है सर कि लगातार तीसरा साल है जब ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की गई। 23-24 और 24-25 में भी यही दर थी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ग्लोबल मार्केट में जिस तरह से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, और हमारी जो अगली खबर है सर वो ईरान इजराइल को लेकर ही है। जिस तरह से देखिए कहा गया कि इस साल की शुरुआत में सर बड़ा सब कुछ पीस रहता, बहुत सब कुछ ठीक रहता है। जब ट्रम्प साहब से जो है पत्रकार ने पूछा था कि क्या आपका जो है एजेंडा रहने वाला है, क्या आपका जो है नए साल का जो है आपका रिजोल्यूशन जो पूछा जाता है क्या रहने वाला, तो बोल रहे थे कि नहीं बहुत अच्छा पीस रहेगा। लेकिन जिस तरह से वेनेजुएला और आफ्टर दैट आप देख रहे हैं जिस तरह से अब ईरान इजराइल के बीच में जो है, तो तमाम राज्य जो हैं तमाम देश जो हैं उसके जद में आते हुए दिख रहे हैं। इन सब के बीच 8.25 मिलना ये काबिल तारीफ माना जा सकता है सर? नहीं, इसको इस नज़रिए से भी विशाल समझने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी कि जिस तरह के पूरा ग्लोबल एटमॉस्फेयर है और ख़ास तौर पे इक्विटी मार्केट्स के अगर आप हाल देख लीजिए तो हालात एकदम ख़राब हैं। जिन लोगों ने शेयरों में पैसा लगाया है, आप आज का भी अगर आप हाल देखेंगे तो मार्केट में लगभग 11 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए एक दिन में। तो जो आम इन्वेस्टर है या आम जो एक पीएफ के सब्सक्राइबर के लिहाज से अगर बात करें तो उसके पास अल्टीमेटली ठिकाने क्या थे। अगर आप बाज़ार में पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ पूंजी ख़त्म होती हुई लॉस में जाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। चाहे आप बॉन्ड देख लीजिए या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स देख लीजिए, एफडी देख लीजिए, 6-7% के इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो ब्याज दरों का साइकिल है वो लगातार आप देखेंगे पिछले साल से ही ब्याज दरों में कटौती जारी है। ऐसे वक्त पर जब 8.25% का ब्याज मिला है तो आप ये मानकर चलिए कि अनिश्चितता के वक्त में एक बड़ी राहत या एक जहाँ पे आप राहत की सांस ले सकते हैं वो आपका पीएफ का पैसा है, जहाँ 8.25% का आपको ब्याज मिल रहा है विशाल। चलिए सर, इसके अलावा और भी कुछ जो है फैसले लिए गए सर। कहा गया कि छोटे इनऑपरेटिव खातों का जो है ऑटो सेटलमेंट हो जाएगा, यानी जो निष्क्रिय खातों में जो है कहा जा रहा है कि 1000 उससे कम का बैलेंस है उनका क्लेम अब ऑटोमेटिकली जो है वो सेटल किया जाएगा। इससे कहा जा रहा है करीब 1.33 लाख जो है अकाउंट होल्डर्स उनको फ़ायदा होगा। लगभग 5.68 करोड़ जो है सीधे जो सही जो हकदार है उनके खाते में चलाएगा सर। तो इस पर भी लंबे अरसे से बातचीत हो रही थी, उस पर भी आज लगता है मुहर लग गया सर। नहीं, बिल्कुल, देखिए इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे सरकार शुरू करना चाहती है, जहाँ पे कि जो अनक्लेम्ड अमाउंट हैं आपके पीएफ के, छोटे छोटे अमाउंट है बहुत सारे लोगों के, उनके पैसे को उन तक वापस पहुंचाना है। उनके केवाईसी, उनके जो तमाम जो बैंक खाते जिनसे आधार के जरिए जो सीडेड हैं खाते, उनको ट्रेस किया जाएगा, वहाँ से पता लगाया जाएगा किसका कितना पैसा। और चूँकि पीएफ के पैसे को निकालने की अब तक एक बड़ी क्लमजी प्रोसेस रही है, बहुत जटिल प्रक्रिया रही है, अब बहुत सरकार ने आसान कर दिया है, लेकिन छोटे छोटे जिनके अमाउंट पड़े हैं उनको वापस करना एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण फैसला है, जहाँ पे कि लोगों को उनके पैसे, आप माना ये जाता है कि अगर आप सारे खातों को देख लेंगे अनक्लेम्ड पैसे के तो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए विशाल बैठते हैं जी। तो इस रकम को वापस करना एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की,
कि जो लोग नौकरी छोड़ गए हैं या जो लोग अब नौकरी नहीं करते और उनके थोड़े बहुत पैसे जो है वो पड़े हुए हैं पीएफ में, तो वो सरकार उन तक वापस पहुंचाए। लेकिन व्हाट अबाउट सर 72,000 करोड़ जो बैंकों में पड़े हुए अनक्लेम्ड, उनका क्या होगा? नहीं, उसी तरह से सरकार को इस मामले को भी देखना चाहिए कि जिन लोगों के बैंक खातों में इतना पैसा पड़ा हुआ है, 72,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम जो पड़ी हुई है, उसको भी इसी आधार पर सरकार को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये किसका पैसा है। जहाँ लिटिगेशन है, मान लीजिए जहाँ आपके वारिस पता नहीं है, कोई शख्स गुजर गया, उसका पैसा है, उसको लेके ये तय नहीं किया जा सकता कि साहब इसका असल वारिस कौन है, उनको मामलों को अगर आप छोड़ दें तो प्लेन केस भी ऐसे तमाम होंगे, बड़े पूंजी इस तरह के मामलों की होगी जहां सरकार केवल आइडेंटिफाई करे। और चूंकि ज़्यादातर लोगों के केवाईसी पिछले 10-11 साल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी खाता धारक ऐसा होगा जिसकी केवाईसी ना हो, तो बैंक खाते आपके मोबाइल नंबर से, पैन से, आधार से सबसे लिंक्ड है, तो ऐसे में इतना मुश्किल नहीं है सरकार के लिए उनको पता लगाना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार का जो वीकेंड था वो बड़ा धमाकेदार था, सब कोई बड़े आराम से था कि भाई सैटरडे संडे आराम से एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है ग्लोबल जो अरीना में जो खबर आई जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर जो बात आई, कहा गया कि जो है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो है ईरान पर हमला कर दिया। अब चूंकि बड़ी खबर थी, कहा गया कि जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनेई साहब, उनको जो है मार दिया गया। तो सर इस कहानी को कैसे देखा जाए? इस कहानी के कई आयाम हो सकते हैं, क्योंकि इस कहानी को इसलिए भी हम लोगों ने सेंटर में लिया कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो इसके रिपरकशंस होंगे वो आप जो है आपसे समझना चाहेंगे। जैसे पहला एक दो बात कि एक तो इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट पर पड़ेगा लॉन्ग रन में, आज की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरा सर कमोडिटी स्पेस में, जैसे सोने चांदी की कीमतों में हम लोगों ने देखा 4 लाख तक चला गया था, सोना जो है 2 लाख तक चला गया था, तो वो अब क्या उसी बुल रन में फिर जाता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सर क्रूड ऑयल एक बड़ा अहम फैक्टर है, कहा गया कि बड़ा कंफर्टेबल जोन के आसपास आ गया था, 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, वो एकदम से शूटअप होकर 80 के आसपास आ गया सर। तो उसका इम्पैक्ट क्या हमारे पेट्रोल डीजल को लेकर आएगा, और तमाम लास्ट में थोड़ा सर जियो पॉलिटिकल टेंशन और डिप्लोमेटिक जो असर है वो भी समझाइएगा। नहीं देखिए, इस ईरान पे जो स्ट्राइक हुई और अब जो पूरा एक फुल ब्लोन वॉर को मैं एक तरह मानता हूँ उसकी शक्ल ले ली इस स्ट्राइक के बाद, इसका सबसे बड़ा, अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम बात करें विशाल, तो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट अब ये निकल के आता है कि आखिर स्टेबिलिटी कब लौटेगी, एक बात, और स्टेबिलिटी आखिर कैसे लौटेगी। क्योंकि दुनिया के तमाम जो मुल्कों के उदाहरण हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हुए, आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, लंबा अरसा लगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का, नई सरकार बिठाने का। आखिर ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का या इजराइल का कंबाइंड एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर न बनने दिया जाए, ईरान के न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान में जो मौजूदा जो रिजीम है अयातुल्लाह अली खमैनी की, उस रिजीम को ख़त्म किया जाए, उसकी जगह एक लिबरल डेमोक्रेटिक एक सरकार वहाँ बिठाई जाए। ये दो बड़े मेजर जो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव लेके अमेरिका और इजराइल चले हैं। अब ईरान को आप न्यूक्लियर कैपेसिटी से वंचित कर सकते हैं, ये आसान है। मान लीजिए आप सारे न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दें, उनको सैंक्शन कर दें, बंद कर दें, लेकिन रिजीम में आपने अयातुल्लाह में अली खमैनी साहब को भी एलिमिनेट कर दिया, उनका खात्मा हो गया। लेकिन अभी ईरान में आपको मैं 2-3 चीज़ें बताऊं, 88 जो बड़े क्लैरिक्स हैं, जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, उनकी एक पूरे की पूरी काउंसिल है जो ईरान के जिनके जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है। उसमें अयातुल्लाह अली खमैनी का बेटा भी शामिल है, जो जिसको माना जा रहा है कि वो भी सुप्रीम लीडर आगे बन सकता है। दूसरी बड़ी चीज़, IRGC को आप कम करके अभी भी आंक नहीं सकते, भले इजराइल ने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को, इंटेलिजेंस लीडरशिप को, ईरान की को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद आप ये नहीं मान सकते कि IRGC का वजूद ख़त्म हो गया है। तीसरी बड़ी चीज़ कि मान लीजिए आप एक बार को क्लेरिक्स का पूरा तबका आप साइडलाइन कर दीजिए, अगला शासक बनेगा कौन? मान लीजिए नई रिजीम अगर बिठाना चाहते, जैसा वेनेजुएला में किया कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगेज, उन्हीं को अमेरिका ने बिठा दिया, भले इंटरिम वो करके। लेकिन क्या इस तरह के किसी अगर आप व्यक्ति को या लीडर को अगर आप सत्ता पे बिठाते हैं तो क्या वो पॉपुलर
रहेगा, क्या वो पॉपुलर वोट्स पा पाएगा, क्या वो वहाँ पे सत्ता को स्थायी तौर पर टिका पाएगा, चला पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जब तक सॉल्व नहीं होगी, ईरान की स्टेबिलिटी पोस्ट वॉर सबसे महत्वपूर्ण है। उसी पर टिका हुआ है पूरे दुनिया के इक्विटी मार्केट्स, उसी पर टिके हुए हैं आपके कमोडिटी मार्केट्स, उसी पर टिका हुआ है आपका क्रूड की सप्लाई लाइन। चाहे अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अगर जो $80 पे पहुंच गया जनवरी में, $60 के $59 पे ब्रेंट क्रूड का भाव था, आज 80 पे पहुंच गया फरवरी में, तो फरवरी के एंड में। तो ये विशाल, मुझे लगता है मोटी चीज ये है कि ईरान में स्टेबिलिटी या बहाली का रास्ता आगे कैसे निकलेगा यहाँ से। लेकिन एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये तरीका बहुत सही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गए, हैंडक्लफ किया, लिया है, उसके बाद देखिए तमाम सीरीज़ ऑफ आप एक्शंस देखते जाइए, अब जिस तरह से ईरान में भी किया गया, क्या ये तरीका है? क्या और भी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें किसी तरह का खौफ है कि क्या इस तरह का जो बिगर डैडी वाला जो हरकत है ये उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा जा रहा है, या रीज़न को जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस को जो है और नहीं आग बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, एक दो चीज़ें हैं इसमें। इस एक्शन को सही गलत साबित करने का जो मामला है या फैसला है, देखिए, ईरान में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हाल के वक्त में अमेरिका की तरफ से या बाकी के यूरोपीय देश या दुनिया भर की तरफ से ईरान पर जो सैंक्शंस लगे थे, उसने ईरान की इकोनॉमी को तकरीबन स्टैंड स्टिल पे ला के खड़ा कर दिया था, एकदम ख़त्म सा कर दिया था। लोगों की समस्या ये थी कि लोग चाहते थे कि ईरान में रिफॉर्म हो। ईरान में महंगाई आसमान पे थी, लोग चाहते थे कि उनको खाने पीने बाकी तमाम जो सहूलियतें हैं वो सस्ती आराम से मिल पाएँ ताकि ज़िंदगी आसान हो। जब करोड़ों की आबादी हो तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आखिर आप जिस सरकार के तहत रह रहे हैं वहाँ आपको चीज़ें सहूलियत मिल रही कि नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जिस व्यवस्था में रह रहे, क्या वहाँ आपको बोलने सुनने डिसेंट की आज़ादी है कि नहीं, क्या आप वहाँ पे अपनी विरोध दर्ज करा सकते हैं। ईरान ने पिछले 30-35 सालों में 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, कथित तौर पर क्रांति कहा जाता है, उसका सीधा असर वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के प्रेस पर, वहाँ के डिसेंट पर पड़ा। पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया। और जिस तरह से ब्रूटल आप कहें कि क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल हाल के जो प्रोटेस्ट हुए जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, उसके बाद ये बात तय थी जिसको लेकर अमेरिका, इजराइल और बाकी देश चाहते थे कि खमेनी की सत्ता को ख़त्म किया जाए, वहाँ किसी लिबरल, किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो ईरान की महिलाओं को, बाकी तबके को आज़ादी दे सके, उनकी बातों को सुना जा सके। तो मुझे लगता है ये चीज़ तय थी कि ईरान में आज नहीं तो कल रिजीम चेंज होना है। एक बड़ा बहाना इस बात का था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको और ख़ास तौर पर इजराइल को इससे खतरा है। अब सही गलत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे वेनेजुएला हो। क्या एक्शन क्यों लिया गया, वो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए सर, तो आज के मनी सेंटर में बस इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंटर में इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।